है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, तो ये जानेंगे। एआई, जो एआई टूल है उससे क्वेश्चन करेंगे हम, क्या वो क्या आंसर देता है उसके हिसाब से देखेंगे अपने प्रैक्टिकल व्यू से और इसके व्यू से क्या डिफरेंस है। तो व्हाई, जस्ट ट्राई टू टाइप क्वेश्चन, व्हाई स्ट्रक्चर कोलैप्स ड्यूरिंग, पहले देखेंगे को एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर कोलैप्स क्यों होता है, और दूसरे में देखेंगे कि अर्थक्वेक की वजह से स्ट्रक्चर क्यों कोलैप्स होता है। सो व्हाई स्ट्रक्चर कोलैप्स, रीजन देखेंगे हम उसका कि हमें ये क्या बताता है। The collapse of structure can occur due to various reasons, and specific cause can vary depending on the type of structure involved. Here are some common, ये कॉमन रीजन दिया उसने कि स्ट्रक्चर फेल क्यों होता है। तो टोटल अभी तक मैं टाइप कर रहा है, तो सब में पहला रीजन है डिजाइन और इंजीनियरिंग फ्लॉस। The structural collapse can result from error or flaws in the initial design or engineering of building or infrastructure. This can include miscalculation, inadequate structural support, or improper material selection. यहाँ पे बहुत मिसकैलकुलेशन, यहाँ पे इंजीनियरिंग, जो स्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट रहती है, स्ट्रक्चर में जो इंजीनियर डिजाइन देता है, ओके, वो एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन से दिया उसने और उसमें और थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर लिया, तो आपका स्ट्रक्चर 100% सेफ हो जाता है। ओके, तो ये सब में पहला रीजन है, सब में कॉमन रीजन में सब में पहला रीजन है। आपको जितने भी प्रोफेशनल रहो या फिर कोई भी रहो, एआई टूल भी सेम आंसर दे रहा है कि इंजीनियरिंग जो टूल है, ओके, या फिर इंजीनियर जो आपको डिजाइन देता है, तो उसमें एरर नहीं होना चाहिए। मिसकैलकुलेशन हो गए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मटेरियल में इम्प्रॉपर मटेरियल हो गया, और तीसरी चीज है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रॉपर नहीं है। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्ट्रक्चर को। कैलकुलेशन बरोबर नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर जो सपोर्ट दे रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं स्ट्रक्चर को, वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। या फिर मटेरियल आपका गलत है तो आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसमें जो पहली चीज है वो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड रहती है, कैलकुलेशन, और जो बाकी के दो चीज है जैसे सपोर्ट हो गया और मटेरियल सिलेक्शन हो गया, ये आपके क्लाइंट और जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, दूसरी चीज है पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये पूरा डिपेंड करता है क्लाइंट के और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बरोबर नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर, फिर आपके कैलकुलेशन कितने भी प्रॉपर रहो, आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएंगे या फिर क्रैक्स आ जाएंगे उसके अंदर। नेचुरल डिजास्टर, natural disasters such as earthquake, hurricane, flood, or strong wind can exert force on structure beyond their design limit, causing them to collapse. Structure located in area prone to this event may have specific design requirement to mitigate the risk, but even then extreme event can overwhelm their capacity. अब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर के वजह से भी अपना स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। ओके, दूसरा है, चौथी चीज है एजिंग एंड डिटोरेशन। एजिंग और डिटोरेशन, over time structure can deteriorate due to factors such as corrosion, fatigue, wear or tear, and inadequate maintenance. This can be critical component and compromise the overall structural integrity, potentially leading to collapse. मतलब आपके स्ट्रक्चर की एज बढ़ रही है, आपके स्ट्रक्चर के अंदर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप कलर नहीं कर रहे स्ट्रक्चर को, जहाँ पे क्रैक्स आ गए वो क्रैक्स फिल करके नहीं ले रहे, ग्राउटिंग नहीं कर रहे, तो आपका स्ट्रक्चर जो है मीन्स फेल होने से पहले ही वो
मतलब वीक हो जाएगा, वियर एंड टीयर हो जाएगा, उसके अंदर फटिक्स आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एजिंग एंड डिटोरेशन। ये मीन्स ये टाइम पीरियड के हिसाब से, मतलब आपका स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड है, आपने अच्छे से उसकी देखभाल करी, मेंटेन अच्छा करा, तो आपका स्ट्रक्चर जो है 50 साल के बाद तक भी टिक जाता। लेकिन आपका मेंटेनेंस खराब है, आप प्रॉपर तरीके से नहीं रख पा रहे स्ट्रक्चर को, तो आपका स्ट्रक्चर 50 के बजाय 25 साल के अंदर ही पूरा खराब हो जाता। तो एजिंग और डिटोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरलोडिंग और एक्सेसिव लोड। अब स्ट्रक्चर की कैपेसिटी है 150 के हिसाब से उसको डिजाइन कर रहा है, आप स्ट्रक्चर के ऊपर लोड डाल रहे हैं 200 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन के हिसाब से डिजाइन करा, आप 200 किलो न्यूटन उसके ऊपर लोड डाल रहे। ठीक है, वो कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिजाइन करे हुआ रहेगा स्ट्रक्चर, तो आपका स्ट्रक्चर एक टाइम में थोड़ा सेफ हो जाएगा। लेकिन वो रिपीट रिपीट लोड आने की वजह से आपका स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो ओवरलोडिंग और एक्सेसिव लोड ये पूरा डिपेंड करता है इंजीनियर के ऊपर। और बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो क्लाइंट के ऊपर, कि क्लाइंट जो है उसको जो रिक्वायरमेंट है, उसने अब जैसा पूरा अच्छे तरीके से बताया नहीं, इंजीनियर को कोऑर्डिनेट नहीं करा कि भाई स्ट्रक्चर के ऊपर कितना लोड आने वाला है, या फिर स्ट्रक्चर किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे मशीन भी रख सकते हैं हम। अब कोई कोई स्ट्रक्चर रेसिडेंशियल के हिसाब से बनाते हैं ओनर, और उसमें जो है बड़े बड़े मशीन रख देते हैं, फिर बाद में स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट रहती है। तो स्ट्रक्चर को बनाने से पहले जो है पूरा कोऑर्डिनेट करना पड़ता है क्लाइंट से, और क्लाइंट और इंजीनियर का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर आप फ्यूचर में क्या करने वाले। Foundation failure. The foundation provide the base support for the structure, and if it fail, the entire structure may collapse. Foundation failure can be caused by factors such as poor soil condition, inadequate site preparation और groundwater related issue. तो यहाँ पे फाउंडेशन, अब बेस, जो सब बेस बोलते हैं हम टेक्निकल भाषा में उससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका सब फाउंडेशन ही खराब हो गया, आपका फाउंडेशन स्ट्रक्चर, अब ऊपर का स्ट्रक्चर कितना भी भारी बनाइए, आपका स्ट्रक्चर के फाउंडेशन ही आपका वीक है, फाउंडेशन वीक है, या फिर फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सॉइल कंडीशन प्रॉपर नहीं है, सॉइल कंडीशन लेके आपने डिजाइन नहीं करे, तो आपका स्ट्रक्चर मानी कितना भी अच्छी क्वालिटी में बनाइए, कुछ भी करिए, तो आपका स्ट्रक्चर 100% सेफ हो जाएगा। आपका फाउंडेशन फेल तो आपका स्ट्रक्चर फेल। ओके, नीचे ऊपर थोड़ी सी गलती चलती है सुपर स्ट्रक्चर में, लेकिन सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन फेल, इसका मतलब आपका बेस फेल हो गया, और आपका बेस फेल होना मतलब आपका सुपर स्ट्रक्चर कुछ काम का नहीं, वो नीचे का फेल हो गया तो ऊपर का नीचे बरोबर आ जाता। तो इसलिए फाउंडेशन को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना, इट शुड बी वेरी कंपल्सरी। आप अंदाजे से नहीं चल सकते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है यही गलती करते हैं कि वो जैसा स्ट्रक्चर डिजाइन करने को देते हैं, और बाद में जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब डिजाइन जो भी है वो पूछता है कि आपके स्ट्रक्चर वहां पे आपके साइट कंडीशन पे एसबीसी कितनी है, तो वो अंदाजे से बोल देते हैं कि आप 150 ले लीजिए, 250। तो ये बहुत गलत बात है। इससे आप समझिए ये बात को, आप फाउंडेशन बना रहे हैं, आपका फाउंडेशन ही खराब हो जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर गिरने में कुछ टाइम नहीं लगता। ये चीज देखने को मिली थी हमें तुर्की के अंदर। तुर्की के अंदर इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इसलिए गिर गए, उनके फाउंडेशन ही फेल हो गए थे। फाउंडेशन फेल हो गया तो स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो जाता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाउंडेशन फेलियर का। फायर और एक्सप्लोजन। फायर कैन weaken the structure component of the building, causing it to collapse. Similarly, explosion can generate significant force that can lead to structural failure. तो यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया स्ट्रक्चर के पास, या स्ट्रक्चर में से फायर हो गई, तो वो जो भी मतलब अपने को जनरल बातें पता है कि जब फायर होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कम होता है, तो अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो चीजों के वजह से जो है अपना स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, और उसके वीक होने के बाद फेलियर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उसके। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट
Each structural collapse incident is unique and often involve a combination of factors rather than single cause. Investigation are typically conducted following such incidents to determine specific reason behind the collapse and to improve safety standard and practice in the future. तो यहाँ पे जो है ये 7 फैक्टर, ये 7 मेन फैक्टर है जो स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने में रोल इनके, मतलब ये एक एक चीज उसके पीछे नहीं रहती, 2-3 चीजें मिलके एक स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। ओके, 2-3 रीजन मिलके एक स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। तो यहाँ पे जो है बहुत 7 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो सातों के सातों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह बात ध्यान में रखिए। अभी हम देखेंगे दूसरा एक चीज देखेंगे हम कि वाई स्ट्रक्चर कोलैप्स इन अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के अंदर क्यों इसके अंदर भी देखे अपन ने कुछ रीजन, लेकिन अर्थक्वेक में क्या बोलता है वो देखेंगे हम, अर्थक्वेक में क्या रीजन देता है। अभी तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से रीजन दे दिया उसने, अब अर्थक्वेक के अंदर क्या रीजन देता है वो भी देखेंगे। ओके, अब अर्थक्वेक में मेन फैक्टर दे रहा है वो, देखिए यहाँ पे जो रहता है अर्थक्वेक का फेलियर जो रहता है बहुत खतरनाक होता है, और इसको ओवरटेक करना मीन्स इसके पीछे का रीजन समझना कि किस रीजन से हुआ, और उसके पहले ही मतलब अर्थक्वेक होने से पहले ही अर्थ स्ट्रक्चर को जो है प्रॉपर तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना दिया अपन ने, तो हमारा स्ट्रक्चर भी बच सकता है या फिर हमें कुछ टाइम मिल सकता है। वो अर्थक्वेक प्रूफ तो हो नहीं सकता, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं हो सकता हो, तो इसलिए अब अर्थक्वेक प्रूफ नहीं भी हुआ आपका स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी हो गया, तो आपको कुछ टाइम मिल भी गया। जब अर्थक्वेक जैसे जनरेट हुआ आपको कुछ टाइम मिल भी गया भागने का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना दिया और आपको अब कुछ टेंशन लेने का नहीं है, आपको टेंशन रहेगा। आपको अर्थक्वेक आए बाद जो है सिर्फ भागने का मौका मिलेगा, बाकी कुछ भी मौका नहीं मिलेगा। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना दे तो आपने अर्थक्वेक प्रूफ स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हम। तो ये हम 7 रीजन देखेंगे कि अर्थक्वेक में स्ट्रक्चर फेल क्यों होता है। द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अर्थक्वेक कैन ऑकर ड्यू टू वेरियस रीजन which are primarily related to seismic forces generated by earthquake and structural vulnerabilities. Here are common reason why structure collapse during earthquake. कॉमन रीजन बताया हुआ उसने, सब में पहला रीजन है इनएडुकेट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। जैसा कॉमन फेल्योर हो रहा था वैसे ही पहला रीजन इसने दे दिया है कि आपका डिजाइन जो है प्रॉपर नहीं है और आपका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर वैसे ही फेल हो जाएगा। तो ये देखिए, मतलब आप कॉमन बिल्डिंग बनाइए या फिर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाइए, तो आपको मेन पहला पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, आपका कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी अच्छा रहना, और आपको जो है जो भी स्ट्रक्चर का डिजाइन दिया है वो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने दिया हुआ है, और वो भी मिस कैलकुलेशन नहीं होना उसके अंदर। कुछ भी गलत कैलकुलेशन हो गया तो फिर आपका स्ट्रक्चर वैसे भी गिर जाता। उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा रखे तो आपका इट शुड बी सफिशिएंट, बट कभी थोड़ा सा भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बिलो रखे आपके वहां पे स्ट्रक्चर फेल होना इट शुड बी मस्ट। तो यहाँ पे पहला रीजन आपको समझ में आएगा। दूसरा है वीक फाउंडेशन। अब फाउंडेशन of structure play a crucial role in its stability. If the foundation weak, unstable or improper design, it can fail during earthquake, causing structural to collapse. यहाँ पे आपका फाउंडेशन वीक फाउंडेशन है, आपका फाउंडेशन मतलब जो डिजाइन के हिसाब से आना चाहिए तो वो फाउंडेशन उसके हिसाब से नहीं है, तो आपको वीक फाउंडेशन है तो आपका स्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो जाने के कोलैप्स इट्स हो सकता है। तीसरा रीजन है इनसफिशिएंट लेटरल स्ट्रेंथ। अर्थक्वेक में लेटरल स्ट्रेंथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे जो है LRFD लेटरल फोर्स आते हैं स्ट्रक्चर के अंदर,
जब अर्थक्वेक आता है तो लेटरल स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है. अर्थक्वेक जनरेट स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉन एज shear force. If structure lack sufficient lateral strength or lateral load resisting system such as shear wall, bracing or moment resisting frame, it may not be able to withstand this force and can collapse. कभी आपके स्ट्रक्चर में यहाँ पे शेयर वॉल नहीं है, ब्रेसिंग नहीं है, मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम नहीं है, तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर जो है लेटरल स्ट्रेंथ या लेटरल स्ट्रेंथ को बोलते हैं शेयर फोर्स जनरेट कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, तो आपका स्ट्रक्चर वैसे ही फेल हो जाता है. तो जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपके स्ट्रक्चर में शेयर वॉल होना जरूरी है. एक बात ध्यान रखिए, शेयर वॉल में और लिफ्ट वॉल के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है. शेयर वॉल ये सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक के लिए ही डिजाइन होती है, और लिफ्ट वॉल जो रहती है वो अर्थक्वेक के लिए डिजाइन नहीं होती है. ये बात ध्यान में रखिए. बहुत से लोग जो है शेयर वॉल जो लिफ्ट की वॉल रहती है उसको शेयर वॉल समझ लेते, वो सेम नहीं है. शेयर वॉल का अलग से डिजाइन रहता है, लिफ्ट वॉल का डिजाइन नहीं रहता है. ओके, तो आपको ये एक चीज समझ में आना चाहिए. लिफ्ट वॉल सिर्फ लिफ्ट के लोड को कैरी करने के लिए ही बनाते हैं, और उसका हॉरिजॉन्टल जो लोड जनरेट होता है लिफ्ट का उसको कैरी करने के लिए ही बनाते हैं. और जो शेयर वॉल रहता है वो पूरे स्ट्रक्चर के हॉरिजॉन्टल लोड को कैरी करने के लिए बनाते हैं. ओके, तो ये समझिए बात को. इनसफिशिएंट लेटरल स्ट्रेंथ रहे आपके स्ट्रक्चर के अंदर तो आपका स्ट्रक्चर वैसे ही फेल हो जाता है. तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है ब्रिटल मटेरियल. आप ब्रिटल मटेरियल यूज करेंगे. स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन यूजिंग ब्रिटल मटेरियल लाइक unreinforced masonry, brick or stone without reinforcing element are more vulnerable to earthquake. These materials have limited ability to absorb or distribute seismic force, making structure prone to collapse. आपका स्ट्रक्चर में मीन्स ब्रिक्स है, स्टोन है, लेकिन उसको रेनफोर्स नहीं किया है आपने, उसको प्रॉपर तरीके से जॉइंट नहीं है, और वो सिर्फ ब्रिक और सीमेंट से कनेक्शन है उसका मोटार से, तो फिर आपका स्ट्रक्चर जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं रहेगा. उसमें हॉरिजॉन्टल जैसी फोर्स जनरेट होंगे तो आपका स्ट्रक्चर वैसे फेल हो जाएगा. पांचवा पॉइंट है सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग. सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग हैव वन और मोर फ्लोर दैट आर सिग्निफिकेंटली लेस रिजिड than the rest of structure, often due to open space like large window or parking area. This imbalance the stiffness can lead to excessive structural deformation during earthquake and result collapse. सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर बिल्डिंग मीन्स उसका जो नीचे का फ्लोर रहेगा उसके अंदर इतने ज्यादा बड़े बड़े विंडो और इतना खुला स्ट्रक्चर रहेगा कि जो ऊपर के दो तीन फ्लोर है उनका लोड ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू नीचे का फ्लोर पे. ओके, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो जाएगा. इम्बैलेंस होके वो स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है. ओके, ये आपको डीप में स्टडी करना है. सॉफ्ट स्टोरी वीक स्टोरी क्या रहता है तो आपको वो कोड के हिसाब से समझना पड़ेगा. ओके, जब स्ट्रक्चरल डिजाइन करता है तो वो ये कंसेप्ट ध्यान में रखता है. एजिंग और पुअरली मेंटेन स्ट्रक्चर. आपका स्ट्रक्चर को एजिंग हो रही है, स्ट्रक्चर दैट आर ओल्ड और हैव नॉट बीन एडुकेट मेंटेन बाय हैव वीकन ओवर टाइम. They may have experienced deterioration, corrosion, or other form of structural degradation, making them more susceptible to collapse during a structure. तो आपका जो स्ट्रक्चर कभी एजिंग हो रही है या फिर पुअर मेंटेनेंस है तो वैसे ही फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, ग्राउंड एम्प्लीफिकेशन जैसा अपन नॉर्मल कंडीशन में देख रहे थे वैसा ही है, अर्थक्वेक में भी सेम कंडीशन लगती है. Ground amplification. Certain soil condition can amplify the shaking caused by an earthquake. Structure built on soft or loose soil or area prone to liquefaction. When saturated soil temporarily low strain during shaking are higher risk of collapse. मतलब ग्राउंड एम्प्लीफिकेशन, आपने फाउंडेशन बनाया, अब क्या हुआ, नीचे जो सॉइल है वो पूरी वीक है, ओके सॉफ्ट है,
जैसे ही अर्थक्वेक आया तो वो उसके अंदर लिक्विफेक्शन होगा, लिक्विफेक्शन लिक्विफेक्शन होके क्या हो जाएगा, जो फाउंडेशन है वो जो है सरक जाएगा, मीन्स उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट हो गया, तो फिर आपका जो जो स्ट्रक्चर है वो एक तो वहीं अंदर चल लेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। It is important to note that constructing building to earthquake resistance involve adherence to building code and regulation specific to seismic design, utilizing proper construction technique and considering the geological condition of the site. Proper assessment, planning, and implementation of this measure are crucial for reducing the risk of structural collapse during earthquake. Proper implementation, planning, और construction जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है और जियोलॉजिकल कंडीशन, ये सब चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जो नॉर्मल कंडीशन में 7 कंडीशन है और जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट में 7 कंडीशन है, दोनों में 7 कंडीशन है, सिर्फ 2-3 कंडीशन का जो है फर्क आता है, जैसा शेयर हो गया और विप ग्राउंड एम्प्लीफिकेशन हो गया। ओके, इस सिर्फ 2-3 चीजों का ही फर्क आता है, बाकी ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप जो है आपका स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं, और उसे बनाने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको, जो अच्छे से आपका काम करके दे। तो होप आपको ये लेक्चर में कुछ अच्छी मालूमात मिली होंगी। तो प्लीज़ आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।